नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल लर्निंग अड्डा विद प्रीतम में। तो दोस्तों, हम लोग जेआईबी का जो नया सीरीज़ चालू किया उसका प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग नाम का जो सब्जेक्ट है उसका यूनिट 4 आज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो यूनिट 4 क्या है? रोल ऑफ मनी मार्केट, फिक्स्ड इनकम मार्केट एंड फॉरेक्स मार्केट, फेमा। ठीक है, तो दोस्तों आज हम लोग इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ जानने वाले हैं वो हम लोग पहले एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले आता है टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स। ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट हम लोग पहले यूनिट 1 में देखा था, तो उसका टाइप्स क्या होगा वही हम लोग जानने वाले हैं। उसके बाद मनी मार्केट का कितना इंस्ट्रूमेंट होता है, जैसे कॉल मनी, नोटिस मनी, टर्म मनी, ट्रेजरी बिल, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कॉमर्शियल पेपर, ये सब आपका बहुत इम्पोर्टेंट होता है, आपका जेआईबी में भी है। और हम लोगों का जो प्रोमोशनल एग्ज़ाम होता है बैंक में, वहाँ पे भी यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो उसके बाद दोस्तों हम लोग जानने वाले रेपो के बारे में, रेपो क्या होता है। उसके बाद कोलिटरलाइज बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑब्लिगेशन, CBLO जिसको बोलते हैं शॉर्ट में, उसके बारे में भी हम लोग आज अच्छे से पढ़ने वाले। तो दोस्तों, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और जेआईबी, सीआईबी और बैंकिंग रिलेटेड कुछ भी वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं लर्निंग अड्डा विद प्रीतम, और साथ में बेल बटन को भी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि उसमें से आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग चालू करते हैं हमारे यूनिट 4। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं फाइनेंशियल मार्केट नॉर्मली दो तरीके का होता है। एक होता है आपका मनी मार्केट और एक होता है आपका कैपिटल मार्केट। ठीक है, तो ये मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट के बीच में हम लोग अगर डिफरेंस देख लेंगे, वो डिफरेंस में हम लोग को पूरा आइडिया क्लियर हो जाएगा। तो मनी मार्केट जो होता है उसका जो मेच्योरिटी होता है, मनी मार्केट का जितना इंस्ट्रूमेंट है वो मेच्योरिटी आपका लेस देन 365 डेज होता है, मीन्स 1 साल से कम होता है उसका मेच्योरिटी। और आप इस साइड से कैपिटल मार्केट का जो आप देखेंगे मेच्योरिटी, वो 365 डेज और उससे ज़्यादा होता है, मीन्स 1 साल से ज़्यादा होता है आप नॉर्मल बोलने से। ठीक है, आपका मनी मार्केट जो है वो रेगुलेटेड कौन करता है? RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, और कैपिटल मार्केट जो है वो रेगुलेट करता है दोस्तों सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं ये जो मनी मार्केट है उसका एक्चुअल ऑब्जेक्टिव क्या होता है। उसका एक्चुअल ऑब्जेक्टिव आपका क्या है? जैसे बैंक जो होता है उसका डेली जो वर्क होता है उसके लिए उसका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होता है। कभी कभी क्या होता है, बैंक के पास वर्किंग कैपिटल का शॉर्टेज आ जाता है। वो जो वर्किंग कैपिटल को मीन्स एक बैंक से दूसरा बैंक में लेंडिंग करना, नहीं तो ये करना, उसको वही करता है एक्चुअली मनी मार्केट में, वही होता है। मीन्स वर्किंग कैपिटल का जो रिक्वायरमेंट होता है उसको पूरा करने के लिए मनी मार्केट होता है। ठीक है दोस्तों, और अभी हम लोग देखते हैं कैपिटल मार्केट का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या होता है। कैपिटल मार्केट का ऑब्जेक्टिव दोस्तों होता है, कोई कंपनी न्यू बिजनेस स्टार्ट करेगा, नहीं तो उसका पुराना कंपनी है वो बिजनेस अपना एक्सपेंड करना चाहता है। ठीक है, तो उसी टाइम में वो क्या करेगा? पब्लिक से पैसा उठाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए कैपिटल मार्केट एक्चुअली यूज़ होता है। अभी हम लोग देखते हैं तो ये जो मनी मार्केट है वो मोर लिक्विड बोलते हैं मनी मार्केट को। मनी मार्केट को मोर लिक्विड क्यों बोलते हैं दोस्तों? मनी मार्केट हम लोगों को पता है कि 365 डेज के कम टाइम में वो मेच्योर हो जाता है, तो इसीलिए ये होता है मोर लिक्विड, मीन्स आप जल्दी से जो इंस्ट्रूमेंट है वो पैसा में कन्वर्ट हो जाता है, इसीलिए वो मोर लिक्विड होता है। और हम लोग इधर में देखेंगे कैपिटल मार्केट जो होता है, कैपिटल मार्केट लेस लिक्विड है। क्यों लेस लिक्विड है? वो 365 डेज नहीं तो उससे ज़्यादा होता है, मीन्स 1 साल से पहले आप कैपिटल मार्केट का कोई जो इंस्ट्रूमेंट है उसको आप मेच्योरिटी नहीं कर सकते, मीन्स उसको कैश में आप कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, इसीलिए उसको बोलते हैं लेस लिक्विड। ठीक है दोस्तों, अभी मुझे लगता है आप लोगों को ये फाइनेंशियल मार्केट का जो मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट दोनों का बीच में डिफरेंस करना अच्छे से आ गया होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में सबसे पहले जो आएगा कॉल मनी, नोटिस मनी, टर्म मनी। उसको हम लोग और एक तरीके से इंटर बैंक मार्केट बोल सकते हैं। जैसे डिफरेंट बैंक के बीच में कुछ आपका
लेंडिंग बोरोइंग चल रहा है उसको ही बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम लोग डेफिनेशन एक बार उसका देख लेते हैं। मनी मार्केट प्रिलिमिनरी क्या होता है? लेंडिंग एंड बोरोइंग फंड बिटवीन बैंक और एंटिटी लाइक प्राइमरी डीलर। बैंक या प्राइमरी डीलर जो है उसके बीच में, खुद के बीच में खुद का लेंडिंग एंड बोरोइंग जो होता है उसको ही बोलते हैं कॉल मनी, नोटिस मनी एंड टर्म मनी। जैसे एक एग्जांपल के साथ दोस्तों मैं आप लोगों को बोल देता हूँ। यहाँ पे जैसे एक बैंक हो गया SBI, ठीक है, और यहाँ पे आप पकड़ लीजिए बैंक ऑफ बड़ौदा। तो SBI के पास क्या है? सरप्लस फंड है, ठीक है, और इसके पास क्या है? सरप्लस फंड नहीं। इसको मिस कुछ टाइम के लिए वर्किंग कैपिटल चलाने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा को पैसा चाहिए। तब क्या करेगा? SBI, ये बैंक ऑफ बड़ौदा आएगा SBI के पास कि हम लोगों को कुछ फंड का ज़रूरत है, आप काइंडली कुछ फंड हम लोगों को प्रोवाइड कर दीजिए। मैं आपको 5 दिन नहीं तो 6 दिन नहीं तो विद इन इतना डेज में मैं आपको वो वापस कर दूंगा जो इंटरेस्ट रेट है उसके सहित में। ठीक है, तो SBI क्या करता है? जो कुछ फंड चाहिए वो बैंक ऑफ बड़ौदा को वो लेंड कर देता है। तो वही होता है आपका कॉल नोटिस एंड टर्म मनी जो बोलता है, वही मतलब से कॉल नोटिस और टर्म मनी होता है। ठीक है, तो अभी कॉल मनी, नोटिस मनी, टर्म मनी ये पीरियड के ऊपर में डिपेंड करता है। जैसे कॉल मनी होता है, अगर कोई बैंक एक दिन के लिए बोरो और लैंड करता है तो जैसे ओवरनाइट के लिए होता है तो उसको कॉल मनी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, और अगर वो पीरियड ऑफ लेंडिंग आपका 2 to 14 डेज मीन्स 2 से 14 दिन के बीच में हुआ तो उसको नोटिस मनी हम लोग बोलेंगे। और 15 डेज से 365 डेज होने तक हम लोग उसको बोलेंगे टर्म मनी। ठीक है, तो अभी ये जो लेंडिंग एंड बोरोइंग बैंक करता है तो उसका कुछ लिमिट फिक्स कर दिया है RBI ने। तो आइए अभी जान लेते हैं वो लिमिट के बारे में। जैसे ये SCB है, शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक। ठीक है दोस्तों, ये शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक है, आप लोग उसको देख लीजिएगा। शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक क्या कर सकता है? 125% ऑफ देयर कितना बोरो कर सकता है? 125% ऑफ देयर कैपिटल फंड। ठीक है दोस्तों, लेकिन उसमें और एक क्लॉज लगा दिया है। वो क्लॉज क्या है? फोर्टनाइटली एवरेज जो होगा, बोरोइंग का फोर्टनाइटली एवरेज जो होगा वो आपका 100% ऑफ देयर कैपिटल फंड नहीं होना चाहिए। मीन्स 100% वो क्रॉस नहीं करना चाहिए। ऐसे आपका दे दिया 125% आप कैपिटल फंड का ले सकते हो, ठीक है, लेकिन जो आपका जो फोर्टनाइटली जो आपका एवरेज निकलेगा, मीन्स डेली आप 125 का नहीं ले सकते हो। मीन्स उसमें वही है, वो आपका 100 से अंदर होना, मीन्स 100% का अंदर होना पड़ेगा कैपिटल फंड का। ठीक है दोस्तों, तो अभी देखते हैं शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक कितना लैंड कर सकता है। वो होता है 50% ऑफ देयर कैपिटल फंड वो लोग लैंड कर सकता है। और सेम पहले जैसा फोर्टनाइटली एवरेज 25% से ज़्यादा वो लोग लैंड नहीं कर सकते। 25% ऑफ देयर कैपिटल फंड से ज़्यादा वो लोग लैंड नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग देखते हैं कोऑपरेटिव बैंक के बारे में। कोऑपरेटिव बैंक क्या होता है? वो लोग सिर्फ बोरो कर सकते हैं, कोऑपरेटिव बैंक लैंड नहीं कर सकते। वो लोग कितना रुपए बोरो कर सकते हैं दोस्तों? 2% ऑफ देयर एग्रीगेट डिपॉजिट। कोऑपरेटिव बैंक के पास जितना डिपॉजिट है उसका 2% तक वो लोग बोरो कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं प्राइमरी डीलर। अभी प्राइमरी डीलर कितना बोरो कर सकता है? प्राइमरी डीलर 225% ऑफ देयर नेट ओन फंड वो लोग बोरो कर सकते हैं। और कितना लैंड कर सकते हैं? सिर्फ 25% ऑफ देयर नेट ओन फंड। देखिए दोस्तों कितना डिफरेंस है। यहाँ पे 225 कर सकता है बोरोइंग का टाइम में देयर नेट ओन फंड का, और ओनली 25 ड्यूरिंग लेंडिंग। ठीक है, तो ये हो गया आपका कॉल नोटिस एंड टर्म मनी के बारे में एक मोटा मोटी आइडिया। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं ट्रेजरी बिल के बारे में। ये ट्रेजरी बिल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम लोगों को सबको अच्छे से वाला पार्ट जो है, मीन्स ये आपका मैं बोल देता हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, इससे 1-2 क्वेश्चन बन ही जाता है दोस्तों। तो ट्रेजरी बिल जो है मैं आप लोगों को बोल देता हूँ। ट्रेजरी बिल क्या होता है? ट्रेजरी बिल एक गवर्नमेंट सिक्योरिटी होता है। ठीक है, ये कौन इशू करता है? गवर्नमेंट सिक्योरिटी होगा तो गवर्नमेंट इशू करेगा। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करता है। किसके द्वारा इशू करता है? RBI के द्वारा इशू करता है। RBI के द्वारा क्यों इशू करता है? क्योंकि हम लोग पहले का चैप्टर में पढ़े हुए हैं, RBI किसका? गवर्नमेंट का बैंक है, इसीलिए वो जितना गवर्नमेंट सिक्योरिटी है कुछ है वो RBI के थ्रू में इशू करते हैं। ठीक है, किसको इशू करते हैं? वो लोग इशू करते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जैसे बैंक होगा या कोई इंडिविजुअल है। ठीक है, वो लोगों को ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी वो इशू करते हैं। कितना दिन के लिए इशू करते हैं? ये 3 पीरियड के लिए इशू होता है।
91 डेज, 182 डेज, 364 डेज। ठीक है, ये 3 टाइप का ट्रेजरी बिल हो गया। ये 91 डेज के लिए हो सकते हैं, 182 डेज, 364 डेज के लिए इशू कर सकते हैं। मिस कितना रेट में होगा? एट ए डिस्काउंट ऑफ फेस वैल्यू। ये दोस्तों हम लोगों को जानने का ज़रूरत है, एट ए डिस्काउंट ऑफ फेस वैल्यू क्या है। ठीक है, जैसे अभी गवर्नमेंट क्या किया, आपको 100 रुपये का कोई ट्रेजरी बिल आपको बेचा। ठीक है, तो 100 रुपये का ट्रेजरी बिल बेचने से नॉर्मल क्या होता है, जैसे 100 रुपये का ऊपर में वो लोग 4 रुपये दे दिया एक्स्ट्रा करके, वो है आपका, वो नॉर्मल तरीके से होता है। लेकिन यहाँ पे डिस्काउंट ऑफ फेस वैल्यू में आपका क्या होगा, उसका फेस वैल्यू है 100 रुपये। सपोज हम लोग पकड़ लेते हैं ये जो ट्रेजरी बिल है उसका फेस वैल्यू है 100 रुपये। ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट क्या करेगा, हम लोग को 96 रुपीज़ में वो हम लोगों को दे देगा, 96, 97 जो भी है उतना पैसा में हम लोगों को दे देगा कि आप इतना पैसे में ले लो। लेकिन एक जो टाइम होगा, जैसे उसका मेच्योरिटी पीरियड समझ लीजिए कि 6 महीना बाद वो मेच्योर होगा। 6 महीना बाद गवर्नमेंट आपको उसके लिए 100 रुपये देगा। इसीलिए बोलते हैं जैसे ये आपका फेस वैल्यू है, उसमें 4% का डिस्काउंट लगा के 96 करके गवर्नमेंट आपको बेचा, उसी को हम लोग बोलते हैं एट ए डिस्काउंट ऑफ फेस वैल्यू। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपका पूरा ट्रेजरी बिल। अब फिर से एक बार देख लीजिए, गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, इशू होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। कौन करता है इशू? आरबीआई करता है इशू। किसको करते हैं? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और इंडिविजुअल बैंक को। कितना दिन के लिए करता है? 91, 182 और 364 डेज के लिए। और कैसे होता है? एट ए डिस्काउंट ऑफ फेस वैल्यू, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रेजरी बिल। ठीक है दोस्तों, तो अभी देखते हैं टाइप ऑफ ट्रेजरी बिल के बारे में। जैसे हम लोग पहले से पढ़ा हुआ है, 91 डेज, 182 डेज, 364 डेज, 3 टाइप का ट्रेजरी बिल मेनली होता है। और ये जो ऑक्शन होता है ट्रेजरी बिल का, ये 91 डेज का हर वेडनेसडे को होता है। ठीक है, और आपका 182 डेज जो है, 182 डेज का होता है वेडनेसडे में होगा, लेकिन वो ओनली नॉन रिपोर्टिंग वीक। और 364 डेज का वेडनेसडे में होगा, लेकिन रिपोर्टिंग वीक में होगा। अब भी दोस्तों आप लोगों का मन में एक क्वेश्चन जाग रहा होगा कि ये रिपोर्टिंग वीक, नॉन रिपोर्टिंग वीक क्या है। हम लोग जब SLR और CRR पढ़ा था, ठीक है, तो क्या होता है, बैंकों को हर फोर्टनाइटली मीन्स हर एक हफ्ता बाद वो लोगों को रिपोर्ट करना पड़ता है CRR और SLR के बारे में। मीन्स एक हफ्ता करेगा, एक हफ्ता रिपोर्ट नहीं करना पड़ता है, फिर से दूसरा हफ्ता करेगा, दूसरा हफ्ता नहीं करना पड़ता है। तो मतलब रिपोर्टिंग वीक क्या होता है, जो वीक में वो लोग रिपोर्ट करते हैं उसका वेडनेसडे को ये जो 364 डेज है उसका 364 डेज का ट्रेजरी बिल है वो ऑक्शन होता है। और जो नॉन रिपोर्टिंग वीक होता है, क्योंकि बीच में एक वीक होता है जिसमें रिपोर्ट नहीं होता है, उसी का वेडनेसडे को आपका 182 डेज का जो ट्रेजरी बिल है उसका ऑक्शन होता है। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग देखते हैं 2 फीचर है ट्रेजरी बिल का। इंस्ट्रूमेंट कोटेड एट ए डिस्काउंट प्राइस एट पर वैल्यू ऑफ 100। मैंने जैसे आप लोगों को पहले ही बोला है, जैसे 100 रुपये का कोट करके होता है, और 100 रुपये से जैसे होगा तो 96 दे दिया, 97 में वो खरीद लिया बाद में, लेकिन वो 100 रुपये का हिसाब से वो लोग करते हैं। ठीक है, और उसके बाद ट्रेजरी बिल का जो मिनिमम ट्रेडेबल वैल्यू है वो 25,000 है। मीन्स आप ट्रेजरी बिल खरीदना चाहते हैं तो मिनिमम आपको 25,000 का खरीदना पड़ेगा, उसके नीचे आप ट्रेजरी बिल खरीद नहीं सकते। और उससे ज़्यादा क्या होगा, मल्टीप्लाइज ऑफ 25,000, जैसे 50,000 हो गया, 75,000, 1 लाख, वही आप उसी हिसाब से आप ट्रेजरी बिल खरीद सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मुझे लगता है कि ट्रेजरी बिल के बारे में आप लोगों को अच्छे से ट्रेजरी बिल का पूरा आइडिया लग गया होगा। ठीक है, तो अभी हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। ठीक है दोस्तों, ये सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हम लोग अभी उसको बारे में देखेंगे। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या होता है, नेगोशिएबल मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट और यूजेस प्रोमिसरी नोट। ये नेगोशिएबल क्या होता है दोस्तों, नेगोशिएबल मीन्स ट्रांसफरेबल, मीन्स एक आदमी से आप दूसरे आदमी को ये दे सकते हो। जैसे एक आदमी के नाम पे इशू हुआ लेकिन आप दूसरे आदमी को दे दिया, वही को बोलता है नेगोशिएबल मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, और यूजेस प्रोमिसरी नोट। यूजेस प्रोमिसरी नोट का क्या होता है, प्रोमिसरी नोट आप लोगों को दोस्तों पता ही होगा कि जैसे कोई एक आदमी प्रोमिस करता है कि वो पे करेगा इतना रुपये, और यूजेस मतलब आफ्टर ए सम अमाउंट सम टाइम, आप मीन्स एक नॉर्मल प्री डिटरमाइंड टाइम के बाद वो पेमेंट करेगा, उसको ही बोलते हैं यूजेस प्रोमिसरी नोट। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या होता है, नेगोशिएबल मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट और यूजेस प्रोमिसरी नोट। वो कौन इशू करता है, वो इशू करते हैं शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक। ठीक है, लेकिन उसमें आपका जो RRB
और LAB वो एक्सक्लूड है, वो लोग सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू नहीं कर सकते, ओनली शेड्यूल कमर्शियल बैंक इशू करेगा। क्यों वो लोग इशू करता है? रेज शॉर्ट टर्म रिसोर्सेज, जैसे कुछ प्रोजेक्ट किया, प्रोजेक्ट के लिए कुछ शॉर्ट टर्म रिसोर्स चाहिए, उसके लिए वो लोग ये जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है इशू करते हैं। किसको इशू करते हैं? इंडिविजुअल, कॉरपोरेट कंपनीज, ठीक है, ये सबको वो लोग ये सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू कर सकते हैं। तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है ये हो गया, एक कौन करते हैं? शेड्यूल कमर्शियल बैंक सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू करते हैं। और एक क्यों करते हैं? शॉर्ट टर्म रिसोर्सेज के लिए करते हैं। किसको करते हैं? इंडिविजुअल, कॉरपोरेट कंपनी। तो ठीक है, हम लोग और देखते हैं उसके बारे में। तो ये जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है वो मेनली उसका मेच्योरिटी जो पीरियड होता है वो 7 days to 1 year तक होता है, ठीक है। और उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट मिनिमम अमाउंट कितना होगा? 1 लाख, मिनिमम 1 लाख आपको मीन्स खरीदना पड़ेगा। आप अगर सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट खरीदना चाहते हैं तो मिनिमम 1 लाख आपको खरीदना पड़ेगा। और 1 लाख से मल्टीप्लाई, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख जितना होगा 1 लाख से मल्टीप्लाई करके कोई भी आदमी उसको खरीद सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के बारे में। अभी हम लोग नेक्स्ट में बात करते हैं कॉमर्शियल पेपर के बारे में, ठीक है। कॉमर्शियल पेपर क्या होता है? हाईली रेटेड कॉरपोरेट्स, ठीक है। हाईली रेटेड मतलब हम लोगों का जो रेटिंग कंपनी होता है, जो RBI के वो अप्रूव रेटिंग कंपनी है, उसमें उसका रेटिंग हाई है, ऐसा कॉरपोरेट्स जो होता है वो लोग करते हैं कॉमर्शियल पेपर इशू करते हैं, ठीक है। फॉर शॉर्ट टर्म बोरोइंग, किसके लिए करते हैं? शॉर्ट टर्म बोरोइंग के लिए। जैसे अभी वो लोग कुछ प्रोजेक्ट नहीं तो बिजनेस कुछ एक्सपांड करना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए वो लोगों का पैसा आ जाएगा तो शॉर्ट टर्म के लिए करते हैं इसको। इसीलिए यहाँ पे बोला है कि शॉर्ट टर्म बोरोइंग के लिए वो करता है इन दी फॉर्म ऑफ प्रोमिजरी नोट। मैंने दोस्तों पहले ही बोला था प्रोमिजरी नोट क्या होता है? कोई प्रोमिस करेगा कि आपको इतना पैसा देगा, वही प्रोमिजरी नोट। मीन्स वो लोग भी प्रोमिस करता है, जो कॉरपोरेट से वो लोग प्रोमिस करते हैं कि इतना दिन बाद इतना पैसा मिल जाएगा। किसको वो लोग ये इशू करते? इंडिविजुअल बैंक और अदर कॉरपोरेट को वो लोग इशू करते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं हाईली रेटेड कॉरपोरेट जो होता है वो इशू करते हैं कॉमर्शियल पेपर। किसके लिए इशू करते हैं? शॉर्ट टर्म बोरोइंग के लिए इशू करते हैं। किस फॉर्म में इशू करते हैं? वो लोग प्रोमिजरी नोट में इशू करते हैं। और किसको इशू करते हैं? इंडिविजुअल बैंक और अदर कॉरपोरेट को वो लोग ये कॉमर्शियल पेपर इशू करते हैं। अभी दोस्तों हम लोग जो यहाँ पे देखा हाईली रेटेड कॉरपोरेट, ठीक है। ये हाईली रेटेड कॉरपोरेट का क्राइटेरिया क्या होता है? तो चलिए देखते हैं हाईली रेटेड कॉरपोरेट का क्राइटेरिया क्या होता है। तो हाईली रेटेड कॉरपोरेट में टेंजिबल नेटवर्थ वो लोगों का 4 करोड़ और उससे ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। और ये जो कॉरपोरेट है वो कोई भी बैंक या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से कोई वर्किंग कैपिटल लिमिट वो लोगों को एबल किया होना चाहिए, ठीक है। और वो लोगों का कोई भी लोन है वो मिनिमम आपका स्टैंडर्ड होना पड़ेगा। कोई भी मीन्स NPA होने से नहीं चलेगा, ठीक है, स्टैंडर्ड चाहिए उसमें। और एलिजिबल वो लोगों का जो रेटिंग है वो P2 होना चाहिए क्रिसिल में। और उसका एक अगर दूसरा कोई कंपनी से करवा रहा है, दूसरा कोई क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से करवा रहा है तो P2 के बराबर जो होता है क्रिसिल में वो होना चाहिए मिनिमम, ठीक है। तो अभी हम लोग फीचर्स कुछ देख लेते हैं कॉमर्शियल पेपर का। कॉमर्शियल पेपर ही सेम ही है आपका। उसका मेच्योरिटी जो होता है 7 days to 1 year होता है। और ये आपका इशू कैसे होता है? ये देखिए 5 लाख, मिनिमम 5 लाख आपको लेना चाहिए। और उसका मल्टीप्लाई होने से जैसे 10 लाख, 15 लाख उसी तरह से आप ले सकते हैं, ठीक है। ये भी आपका डिस्काउंट एट फेस वैल्यू में होता है। जैसे मैंने पहले आपको बोला था ट्रेजरी बिल का टाइप में डिस्काउंट ऑफ फेस वैल्यू में ये भी इशू किया जाता है। ये एक अनसिक्योर मनी मार्केट है। हम लोग अभी जितना मनी मार्केट में देखा था सब सिक्योर है, लेकिन ये जो कॉमर्शियल पेपर है ये अनसिक्योर है। ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है। अभी देखिए दोस्तों अनसिक्योर क्यों है? ट्रेजरी बिल कौन इशू करता है? ट्रेजरी बिल इशू करता है गवर्नमेंट, तो ये सिक्योर है। उसके बाद आपका कॉमर्शियल सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कौन इशू करता है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जैसे SCB, तो वो भी आपका गवर्नमेंट का अंडर में RBI का रूल्स एंड रेगुलेशन मान के चलता है, इसीलिए वो सिक्योर है। उसके बाद आपका टर्म मनी, नोटिस मनी वो बैंकों के बीच में होता है, इसीलिए वो सिक्योर है। लेकिन आपका जो एक कॉमर्शियल पेपर कौन इशू कर रहा है? कॉरपोरेट्स, ठीक है। कोई प्राइवेट एक एंटिटी आके आपका ये जो है इशू कर रहा है, तो इसीलिए उसको अनसिक्योर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट बोला जाता है, ठीक है दोस्तों। तो अभी हम लोग अच्छे से जान गए कॉमर्शियल पेपर के बारे में अच्छे से। तो अभी हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं रेपो। हम लोग जो बोला था रेपो, उससे भी पहले हम लोग थोड़ा रेपो रेट के बारे में जान लिया था। तो अभी देखते हैं रेपो का हम लोग एक बार
डेफिनेशन देख लेते। सेलिंग ऑफ सिक्योरिटी विद द एग्रीमेंट टू रीपरचेज द सेम एट ए फ्यूचर डेट फॉर ए प्री डिटरमाइंड प्राइस। ठीक है दोस्तों, तो ये मैं आपको लोगों को एक एग्जांपल से समझाने वाला हूँ। ये एक एबीसी बैंक है, ये एक XYZ बैंक है। ये जो एबीसी बैंक है उनके पास सरप्लस फंड है, ठीक है, लेकिन XYZ जो है वो फंड उन लोगों के पास थोड़ा कम है, लेकिन वो लोगों के पास सरप्लस ऑफ सिक्योरिटी है। तो क्या करेगा अभी एबीसी बैंक, ये जो XYZ बैंक है वो एबीसी बैंक को बोलेगा देखो भैया आप हम लोगों से सिक्योरिटी कुछ ले लो, और आप हम लोगों को फंड चाहिए, जैसे हम लोग को इतना फंड चाहिए, आप उतना दिन के लिए हम लोगों को, जैसे आप हम लोगों को 15 दिन के लिए आप हम लोगों को 100 करोड़ रुपए दे दो, और 100 करोड़ का सिक्योरिटी मैं आपको दे देता हूँ। लेकिन वो ऐसे देगा 15 दिन बाद, जब 15 दिन बाद वो क्या करेगा, XYZ बैंक जो है वो लोगों को ये जो 100 करोड़ रुपए विद इंटरेस्ट जो होगा, इंटरेस्ट के साथ वो लोगों को लौटा देगा। और एबीसी बैंक क्या करेगा, आपका जो सिक्योरिटी जो लिया था वो सिक्योरिटी उसको लौटा देगा। लेकिन कितना पैसा होगा, वो प्री डिटरमाइंड प्राइस, वो जब पहले एग्रीमेंट हो जाता है उसी टाइम कितना इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा वो फिक्स हो जाता है। ठीक है, तो ये जो प्रोसीड्योर है इसको हम लोग बोलते हैं रेपो। मीन्स एक बैंक से इसमें क्या होता है, एग्रीमेंट होता है, जैसे सेलिंग ऑफ सिक्योरिटी, मीन्स आप कोई सिक्योरिटी बेच रहे हैं लेकिन ऑलरेडी उसका एग्रीमेंट किया हुआ है कि वो आप रीपरचेज करेंगे और इतना रुपीस में रीपरचेज करेंगे, इतना दिन को आप रीपरचेज करेंगे। ठीक है दोस्तों, उसको ही बोलते हैं रेपो। तो अभी हम लोग देखते हैं कोलिटरलाइज बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑब्लिगेशन, CVLO जिसको हम लोग बोलते हैं CVLO। ठीक है, CVLO एक मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है। वो क्या करता है, लैंड और बोरो, फंड का लैंड और बोरो करता है, सेम ही चीज़ है। फंड लैंड करेगा, फंड बोरो करेगा, लेकिन एक कोलिटरलाइज एनवायरनमेंट में करेगा। और वो कौन ऑपरेटेड करता है, CCIL, क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, अभी इसका प्रोसीड्योर दोस्तों हम लोग देख लेते हैं। ये लेंडर है, इनके पास सरप्लस फंड है, ये हो गया बोरोअर, इनके पास हो गया सरप्लस सिक्योरिटी। ठीक है, तो ये लेंडर क्या करेगा, लेंडर का जो सरप्लस फंड है वो ऐसे ही पड़ा है, तो लेंडर इसीलिए CCIL के पास जाएगा कि मेरे पास इतना सरप्लस फंड है, आप लोग रख दीजिए, तो बाद में उसका इंटरेस्ट या जो भी है वो, क्योंकि उसको सरप्लस फंड से पैसा कमाना है। और ये जो बोरोअर है उसके पास सरप्लस सिक्योरिटी है लेकिन उसको फंड चाहिए, तो वो जाता है CCIL के पास कि मुझको फंड मनी चाहिए, लेकिन आप मेरे पास सरप्लस सिक्योरिटी है, आप वो सिक्योरिटी रख के मुझको मनी दे दीजिए कहीं से भी। ठीक है, तब क्या करता है CCIL, तब क्या करता है, इसका जो मनी है, आपका ये जो लेंडर का मनी है वो दे देता है बोरोअर को। ठीक है, और बोरोअर जो सिक्योरिटी उसको देता है, वो सिक्योरिटी क्या करता है, वो उनका लेंडर का नाम पे कर लेता है, लेंडर का नाम पे CCIL के पास ही वो रख देता है। ठीक है, तो CCIL ये जो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है उसको पूरी तरीके से वो लोग ऑपरेशन करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं कोलिटरलाइज बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑब्लिगेशन। ठीक है दोस्तों, तो उसके अभी फीचर्स के बारे में देख लेते हैं। ये जो CVLO है उसका मैच्योरिटी पीरियड 1 डे टू 1 ईयर कुछ भी हो सकता है। उसमें जो सिक्योरिटीज़ है, सिक्योरिटीज़ नॉर्मली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होता है, जैसे कि ट्रेजरी बिल। और उसमें पार्टिसिपेंट कौन कौन हो सकते हैं, उसमें पार्टिसिपेंट हो सकता है आपका बैंक, प्राइमरी डीलर, इंश्योरेंस कंपनी, FI, NBFC, म्यूचुअल फंड, वो लोग पार्टिसिपेंट हो सकता है। ठीक है दोस्तों, ये है हम लोगों का यूनिट 4 के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आप लोगों को दिया है। ये वीडियो अच्छे लगे तो शेयर ज़रूर कर देना और लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों। धन्यवाद।